अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 4 के यूनिट नंबर 3 का ओवरव्यू करेंगे और हम जानेंगे कि हमने इस यूनिट को सॉल्व करने के बाद इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स, पीडीएफ फाइल्स या वीडियोस या एक्टिविटीज़ को सीखा था। तो आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह हम अपने इस यूनिट के टाइटल से। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसके फोकस एरियाज़ और लर्निंग आउटकम्स को, और आफ्टर दैट हम इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्टिविटीज़ या पीडीएफ फाइल्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसकी समरी या फीडबैक को डिस्कस करेंगे। अगर हम यूनिट मॉड्यूल 4 के यूनिट्स की बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने राइटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अब एक्टिविटीज़ की जगह पर राइटिंग लेसन की हम प्रिपरेशन के बारे में सीखेंगे। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आवर राइटिंग लेसन इज़ the title of our unit number 3 that we are going to discuss in this video। तो 3 फोकस एरियाज हैं हमारे पास। पहला एरिया जिसके ऊपर फोकस किया गया था यूनिट नंबर 3 में, वो है प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू राइट। यानी कि इस यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने का मकसद, यानी कि टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग कराने का मकसद ये था कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने लर्नर्स को राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। यहाँ पर राइटिंग का जो मकसद या मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि बच्चे किस तरह से साफ़ सुथरा लिखें कि वो रीडेबल हो, बल्कि वो तमाम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रामर, वोकेबलरी, पंक्चुएशन या एरर्स डिफरेंट जो बच्चे कर सकते हैं, वो सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। और बच्चे किस तरह इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, अपनी थिंकिंग को जो है अपनी राइटिंग के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें इस जो वर्ड राइट है उसके अंदर मौजूद हैं। तो प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू राइट, ये हमारे पास पहला फोकस एरिया है यूनिट नंबर 3 का। तो दूसरा एरिया जिसके ऊपर फोकस किया गया है यूनिट नंबर 3 के अंदर, वो है पोस्ट राइटिंग फॉलो अप टास्क इंक्लूडिंग रोल प्लेस या एंड डायलॉग्स। तो हम रोल प्लेस एंड डायलॉग्स यानी कि मुकालमा जात या क्लास के अंदर बच्चों को मुख्तलिफ रोल देकर, मुख्तलिफ किरदार देकर कि वो एक दूसरे से बातें करें और पूरी क्लास उनको देखे और सुने, इस चीज़ की मदद से हम किस तरह से जो राइटिंग लेसन है उसके एसएलओस को अचीव कर सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास रिव्यू एंड एडिटिंग टेक्निक्स बिफोर राइटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट। तो किसी भी मसवदे को लिखने से पहले जो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो भी हम इस यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और फाइनल ड्राफ्ट यानी कि जब हम अपनी राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, इसको पब्लिश करने लगते हैं, तो उससे पहले हम इसको रिव्यू किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें भी फोकस में रखी गई हैं यूनिट नंबर 3 में। तो लर्निंग आउटकम्स की बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ अ राइटिंग लेसन बाय जनरेटिंग, फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। तो जो राइटिंग लेसन होगा जिसकी प्रिपरेशन के बारे में हमारा ये यूनिट नंबर 3 है, उसके अंदर उसकी डिफरेंट स्टेजेस होंगी जिसकी हम आगे चल के निशानदही करेंगे। और पहला लर्निंग आउटकम भी हमारा यही है कि टीचर्स इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद उन स्टेजेस के बारे में जान जाएंगे, उनकी पहचान टीचर्स को हो जाएगी। तो कैसे होगी? बाय जनरेटिंग, फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। हम आइडियाज़ को जनरेट कैसे करेंगे, उनके ऊपर फोकस किस तरह से करवाएंगे और करेंगे, और उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, पीयर हेल्प और जो डिफरेंट रिव्यू टेक्निक्स होंगी वो हम आगे चल के इनको देखेंगे। सेकंड है हमारे पास लर्निंग आउटकम एनालाइज डिफरेंट जैनर्स ऑफ राइटिंग एंड मॉडल टेक्स्ट। ये जैनर्स क्या चीज़ है ये भी हम आगे चल के देखेंगे, और इनको एनालाइज करने का मकसद इस यूनिट नंबर 3 के अंदर था, ताकि टीचर्स इस यूनिट को सॉल्व करने के बाद इस जैनर्स या इसकी जो डिफरेंट जो आगे हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स जो होंगी वो सारी चीज़ें टीचर्स जान जाएं। इस यूनिट नंबर 3 का मकसद ये था, लर्निंग आउटकम था। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रिपेयर फॉर फॉलो अप एक्टिविटीज़ एंड टास्क इंक्लूडिंग रोल प्लेज एंड डायलॉग्स। इसको हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी अपने फोकस एरियाज़ के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि टीचर्स इस काबिल हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास यूज़ पीयर रिव्यू एंड एडिटिंग फॉर्मेट्स टू प्रोड्यूस अ फाइनल ड्राफ्ट। जब हम राइटिंग लेसन यानी कि अपना जो ड्राफ्ट या मसवदा होगा, चाहे वो एक कहानी की शक्ल में हो, किसी टॉपिक के ऊपर बच्चों को हम एक पैराग्राफ लिखने को कहते हैं इंग्लिश में, उस फॉर्म का हो, उसको आगाज़ से लेके इख्तिताम तक यानी कि फाइनल पब्लिशिंग तक जितने उसके अंदर स्टेजेस होंगी, और उसके अंदर पीयर रिव्यू का क्या किरदार होगा, चाहे एक टीचर अपने दूसरे असातिज़ा की मदद लेता है या बच्चे जब इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, और बच्चे अपने ही क्लास फेलोज़ की किस तरह से मदद लेकर इसको मुकम्मल करेंगे, ड्राफ्ट को फाइनल करेंगे। ये सारी बातें हम जो है इस 4th नंबर जो लर्निंग आउटकम है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये 4 हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि टीचर्स यूनिट नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद
अचीव कर जाएंगे, आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पीडीएफ, एक्टिविटीज़, वीडियोज़ या टॉपिक्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर देखी थी। तो सबसे पहले हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर एक आप फर्जी एक टीचर जो हैं सायरा नामी, उनकी जो सजेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर। तो टाइटल है हमारे पास जनरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, क्योंकि राइटिंग लेसन के बारे में हमारा आज का यूनिट है। तो राइटिंग लेसन के अंदर जब हम डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और उनको फिर जनरेट करने के बाद किस तरह से परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम सीखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स की शक्ल में। और इन पॉइंट्स को पेश किया है एक टीचर ने। मेकिंग लर्नर्स राइट इंडिपेंडेंटली इज़ चैलेंजिंग। अगर हम लर्नर्स को इस इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर मेकिंग चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं कि हम उनको कोई टॉपिक दें और वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू कर दें, या कोई कहानी का उन्वान दें और वो उस कहानी को लिखना शुरू कर दें, तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिवेटिंग देयर थिंकिंग स्किल्स। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे इस काबिल हो जाएं, तो एज अ टीचर हमें उनकी थिंकिंग स्किल्स को एक्टिवेट करना होगा। हेयर इज़ हाउ आई फैसिलिटेट लर्नर्स एंड हेल्प देम जनरेट आइडियाज़। तो जो टीचर हैं सायरा नामी, वो ये कह रही हैं कि कुछ पॉइंट्स मैं नीचे पेश कर रही हूँ जिनकी मदद से मैं बच्चों को आइडियाज़ को जनरेट करने में उनकी मदद करती हूँ या उनको सिखाती हूँ। तो ये कौन से आइडियाज़ हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है असेस देयर प्रायर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। तो अगर बच्चों की आप जो थिंकिंग स्किल है उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले पॉइंट है कि आप बच्चों के प्रायर नॉलेज को असेस करें। ऐसा ना हो कि आप 5 क्लास का कोई टॉपिक 2 क्लास के बच्चों के सामने पेश कर दें, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में बच्चों ने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बच्चे जो उस क्लास के पोजीशन होल्डर्स भी चाहे क्यों ना हो, वो उसको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो हमने बच्चों के सामने जो भी चीज़ पेश करनी है, सबसे पहले इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि उसके नॉलेज या कॉन्सेप्ट बच्चों को कुछ ना कुछ पहले से मौजूद है, बच्चों के पास उसके उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एज द राइटिंग टास्क आर बेस्ड ऑन द रीडिंग कंटेंट, आई अलाउ द लर्नर्स टू मार्क एनी आइडिया और सेंटेंस दे लाइक फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड I then encourage them to copy these or use the same idea in their writing। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम बच्चों से कहते हैं कि वो अपनी मर्जी का कोई सेंटेंस या जुमला मार्क करें और उसको पेश करें, तो उसी से हम नए जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट करने में बच्चों की मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ विद माई लर्नर्स एंड राइट दैम ऑन द बोर्ड। आई आल्सो डू दिस by pairing or grouping learners and allowing them to talk to each other about the topic through pair and group brainstorming। I facilitate peer support। तो हम बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना हो, या कोई टाइटल देते हैं उसके ऊपर बच्चों को बोलें कि वो आप कोई कहानी जनरेट करें, तो सबसे पहले हम बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बच्चों को जो है एक्टिवेट करेंगे कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। और इसके लिए हम बच्चों की जो पीयर सपोर्ट है, बच्चों की क्लास में ग्रुपिंग कर सकते हैं। चौथा नंबर हमारे पास है मेक, जो कि टीचर ने हमें पेश किया है, मेक अ माइंड मैप ऑन द बोर्ड एंड राइट क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु वेयर। तो बात यह है कि अगर आप बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग और 3 और 4 पॉइंट को हम इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम बच्चों को ऐसी मदद फराहम करें कि जिससे बच्चे इस काबिल हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों को आपने पहले प्यासा कौवा की कहानी पढ़ा दी हुई है, थर्स्टी क्रो की, और अगर अब आप बच्चों से कहते हैं कि वो एक हंगरी डॉग के ऊपर कहानी लिखें, तो आप बच्चों को ये हिंट दे सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम हमने यूज़ किया था आगाज़ के लिए प्यासा कौवा की कहानी में, अब भी आप ऐसा ही आगाज़ कर सकते हैं। जस्ट आप जो है प्यासा कौवा की बजाय हंगरी यानी कि थर्स्टी की बजाय हंगरी का वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह से आप बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उनको एक आगाज़ फराहम कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट के अंदर हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आप बच्चों से एक राय दे सकते हैं, उनसे सवालात पूछ सकते हैं, और उन्हीं सवालात के जवाब जब बच्चे देंगे तो पूरी क्लास के लिए हेल्पफुल होगा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना। 6 है हमारे पास, एनकरेज लर्नर्स टू डू फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का मतलब यह है कि आप बच्चों को बोलें कि उनके जहन में जो भी लाइनें आ रही हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उसको वो लिखें, और उनको कोई भी इसके ऊपर जो है पनिशमेंट या कोई भी डिस्करेज बिहेवियर जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो
इस तरह से बच्चे खुल के अपने ख़यालात जो हैं वो पेश करेंगे, बच्चे लिखेंगे और हमें बहुत सारी मालूमात मिलेंगी कि बच्चों के पास वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा है, बच्चों के पास ग्रामर की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो किस तरह से बच्चों के पास मौजूद हैं, बच्चे पंक्चुएशन किस तरह से करना जानते हैं। ये सारी बातों की हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आगे चल के हमें अपने SLS को अचीव करने में मदद देगी। 7 हमारे पास क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दे हैव रीड। तो हम एक वर्ड्स की लिस्ट को जो है क्रिएट करेंगे। रीड आउट अ मॉडल पीस ऑफ राइटिंग ऑन द सेम टॉपिक फॉर लर्नर्स। हम जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि एक मॉडल राइटिंग को जो है रीड करेंगे, जैसे प्यासा कौवा कहानी बच्चे पहले कर चुके हैं तो उसको रीड करेंगे और उसकी मदद से एक हंग्री डॉग की कहानी जो है बच्चे किस तरह से लिख सकते हैं, ये टेक्निक्स को बच्चों के सामने पेश करेंगे और बच्चे उनको इसको सीखेंगे। इसी तरह आइडियाज़ को जनरेट और ऑर्गेनाइज करने के बारे में 9th नंबर पॉइंट हमें ये कहता है, शो पिक्चर और अ वीडियो और इवन आस्क देम टू ड्रा बाय लुकिंग एट द विजुअल्स दे कैन थिंक ऑफ मोर आइडियाज़। तो हम बच्चों को अगर एक टॉपिक दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर कुछ लिखें तो इसके लिए हाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या लिखें, कैसे आगाज़ करें। तो इसके लिए हम वोकैबुलरी वर्ड्स भी बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं और इसके अंदर सबसे जो मेन बात जो पॉइंट नंबर 2 में की गई है वो पिक्चर्स या वीडियो हैं कि बच्चों को हम पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नेचर की जो खसूसियात हैं या जो फ़वाइद हैं उसके ऊपर बच्चों को लिखने को कह रहे हैं तो हम नेचर से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीर हैं वो बोर्ड के ऊपर चिस्मा कर सकते हैं या एक वीडियो की शक्ल में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरह बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है अपने माइंड के अंदर रिकॉल कर लेंगे और फाइनली अपनी जो प्रियर नॉलेज है अपनी साबिक़ा मालूमात के हिसाब से उसको जो है राइटिंग लेसन के अंदर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बच्चों को एक आगाज़ मिल जाएगा और बच्चे अपने इसी आगाज़ की मदद से सीखेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हमारे पास के जब बच्चे अपनी नोटबुक्स के ऊपर अपनी कॉपियों के ऊपर जब अपने थॉट्स को लिख लें तो जाहिर सी बात है कि वो क्योंकि उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यानी कि उनकी एक कोशिश है तो बहुत सी बातें जो है आगे पीछे होंगी। तो लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करने में मदद दें इन आइडियाज़ को। बच्चों ने जो आइडियाज़ लिखे होंगे, जो लाइनें लिखी होंगी, बच्चों को आप हेल्प करें कि वो उनको इस तरतीब के साथ आगे पीछे की बजाय एक जो है प्रॉपर जो है अरेंजमेंट में ढाल दें। तो इस तरह लास्ट स्टेप जो है, आई ओनली गाइड देम बाय टेलिंग देम विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गोज़ इन विच पैराग्राफ। इस तरह हो सकता है कि बच्चों ने नेचर के ऊपर जब वो बातें लिख रहे थे तो उन्होंने अपना आगाज़ किया हो कि जो नेचर है हमने इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसके बाद उन्होंने बच्चों ने ये बातें लिखी हों कि नेचर के अंदर जो है आलूदगी आ जाती है, साफ़ शफाफ आसमान आ जाता है, दरख्त आ जाते हैं। तो बच्चों को जब हम ऑर्गेनाइज़ की बात करेंगे तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये जो नेचर की हिफाजत करना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना है, ये वाली बातें हमने पैराग्राफ के लास्ट में लिखनी है और आगाज़ हमने करना है इंट्रोडक्शन से। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको जनरेट कैसे करना है और उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। अपने बच्चों को राइटिंग के लिए जब प्रिपेयर करवा रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे जो SLS होंगी उनको अचीव करने में हमारी मदद करेंगी। ये 10 पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अपनी मूव करते हैं एक्टिविटी की तरफ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की इस एक्टिविटी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पोइट्री क्या चीज़ होती है। इन दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट द राइटर क्रिएट्स एन इमेजिनेटिव सेटिंग एंड कैन इंक्लूड अ राइमिंग पैटर्न। इसके अंदर कोई भी हकीकी बात मौजूद नहीं होती बल्कि इमेजिनेटिव तस्वराती बातें होती हैं और वो एक राइमिंग पैटर्न के अंदर होती हैं। जैसे कि हम कोई नज़म सुनते हैं, जस्ट लाइक अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बिल्कुल इसमें साबके लाके होते हैं और पोइट्री ये हमारे पास राइटिंग की एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसके अंदर इन दिस जेनर द राइटर यूजेस अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एड्स डिटेल्स टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर सेटिंग एंड अ प्लॉट। इसके अंदर किसी मंजर, किसी किरदार को पेश करने के लिए बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यानी कि अच्छाई बुराई का और बहुत ज़्यादा
वजाहतों का जो है इस्तेमाल करता है, उसका जो जेनर होता है, जो उसका लिखारी होता है। फ्री राइटिंग नेक्स्ट हमारे पास टाइप है। दिस काइंड ऑफ राइटिंग गिव्स राइटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू राइट डाउन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। इसके अंदर जो हमारे पास जो लर्नर्स होते हैं उनको जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है एक फ्री हैंड दिया जाता है कि उनके माइंड के अंदर जो बातें भी हैं वो पेश करें, और उसके ऊपर बाद में डिस्कशन की जाती है और एरर्स को रिमूव किया जाता है, और बच्चों को विद कोई भी जो इसके अंदर पनिशमेंट जो है या डिस्करेजमेंट जो है वो नहीं की जाती। Persuasive या argumentative writing, this form of writing supports an opinion with strong reasoning. It also tries to convince the reader to agree with the writer's point of view. इसके अंदर एक ऐसा point of view पेश किया जाता है कि जब आप मिसाल के तौर पर कि सच बोलने से इंसान को फ़ायदा ही होता है, हम ये बात जब अपने लर्नर्स के सामने पेश करेंगे तो इसकी दलीलें जो है वो पैराग्राफ के अंदर मौजूद होंगी। तो बेसिकली ऐसी राइटिंग जो है वो आर्गूमेंटिव राइटिंग होगी। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग है नेक्स्ट हमारे पास। दिस type of writing deals with facts and explanations. Examples may include newspaper articles or instructions and letter writing. तो expository writing के अंदर जो है हम वजाहतें बच्चों के सामने यानी कि लर्नर्स के सामने पेश करते हैं, हक़ाइक़ पेश करते हैं, यानी कि ये एक हकीकत है कि जो है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, और हमें इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क को जो है सपोर्ट करना चाहिए और इसकी आज़ादी की अहमियत को जानना चाहिए। ये एक मैंने छोटी सी मिसाल दी। तो नरेटिव राइटिंग है हमारे पास नेक्स्ट। दिस द राइटर कैन ड्रामेटिक दिस काइंड ऑफ राइटिंग बाय अपीयरिंग एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। इसके अंदर अगर आपने मिसाल के तौर पर बच्चों को ईमानदारी का बताना है तो आप लकड़हारे की जो मिसाल है वो कहानी बच्चों के सामने पेश करते हैं, जिसके अंदर एक लकड़हारा जो है वो दरिया के अंदर से निकाल के लाने वाले जो सोने चांदी के कुल्हाड़े होते हैं उनको लेने से इनकार कर देता है और फरिश्ते से कहता है ये मेरे नहीं, और लास्ट में जो है वो तीनों कुल्हाड़े उसको दे देता है। और उसमें जो लकड़हारा था उसके अंदर आप जो कैरेक्टर है, जो राइटर है, वो खुद को पेश कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को, एनालाइजिंग डिफरेंट जेनर्स ऑफ राइटिंग एंड मॉडल टेक्स्ट। हमारे पास जो राइटिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जो राइटिंग होती है वो बेसिकली दो तरह की हो सकती है, या तो उस राइटिंग को जो है टोटली वो जो है तस्वराती होगी, एक फिक्शन टाइप की होगी, और या उस राइटिंग के अंदर जो है किसी सच में हकीकी किसी मंजर को पेश किया जाएगा। फिक्शन और नॉन फिक्शन के लिहाज से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जेनर को डिस्कस कर लेते हैं कि जेनर क्या चीज़ है। ये हमने SLOs के अंदर देखा था, यानी कि लर्निंग आउटकम्स के अंदर देखा था। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा अप करता हूँ। जेनर इज़ अ टर्म यूज टू रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन कंटेंट, फॉर्म एंड स्टाइल। तो कंटेंट, फॉर्म और जो अंदाज़ होगा लिखने का उसके अंदर, उसके लिहाज से जब हम राइटिंग को मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो उन टाइप्स के लिए जो उन टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको हम जेनर कहते हैं। तो प्राइमरी स्कूल के अगर हम लिहाज से जो बुक्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनके अंदर जो जेनर्स को कवर किया गया है वो फ्री राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, ये सारे पॉइंट्स को भी हमने पिछली एक्टिविटी में डिस्कस किया था। जल्दी से हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। कैन यू पुट दीज स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अभी हम राइटिंग प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री राइटिंग की स्टेज होती है। तो किसी भी लेसन की राइटिंग के अंदर सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, हम तैयारी करते हैं कि किस जगह पे हमने कौन सी पिक्चर को यूज़ करना है, कौन सी वीडियो को पेश करना है, कौन सी वोकेबलरी हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। तो प्री राइटिंग के बाद हमारे पास दूसरी स्टेज आती है ड्राफ्टिंग की। जब हमारे पास तमाम की तमाम मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं, तस्वुरात इकट्ठे हो जाते हैं, पिक्चर्स इकट्ठी हो जाती हैं, पैराग्राफ की शक्ल में जो हमने मवाद को तरतीब देना है वो इकट्ठा हो जाता है, तो हम जो है अगर बच्चों को ये करने को कह रहे हैं तो बच्चों को ये अलाउ करते हैं कि वो जल्दी से इसको तरतीब दें, या फिर हम जो है ख़ुद अगर हम किसी अपनी कंटेंट को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसको हम एक ड्राफ्ट यानी कि रफ शक्ल में जो है तरतीब देते हैं, पिक्चर्स उसके अंदर जो है वो पेस्ट करते हैं। और ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास एडिटिंग की स्टेज आती है। एडिटिंग के अंदर जो हमने मिस्टेक्स की होती हैं, जो एरर्स किए होते हैं, हो सकता है कि कोई बात हमने एंड पर डिस्कस करनी हो लेकिन वो गलती से इंट्रोडक्शन के अंदर आ गई हो, उसको हम मूव करते हैं एंड के ऊपर। कोई पिक्चर किसी पैराग्राफ के अंदर अगर हमने सेलेक्ट की थी वो किसी रॉन्ग पैराग्राफ के साथ लग गई है तो उसको हम जो है मूव ऑन करते हैं रेलेवेंट पैराग्राफ की तरफ।
प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग के बाद फाइनल स्टेज हमारी राइटिंग प्रोसेस के अंदर पब्लिशिंग की होती है। यानी कि हमारा कंटेंट जब रेडी हो जाता है, हर तरह की मिस्टेक से पाक हो जाता है, तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये हमारे राइटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेजेस हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है राइटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी हमने राइटिंग प्रोसेस की 4 स्टेजेस को पढ़ा था, जिसके अंदर सेकंड लास्ट स्टेज एडिटिंग की थी। उसी एडिटिंग की स्टेज से रिलेटेड हमने इस एक्टिविटी को डिस्कस करना है, पीयर एडिटिंग। तो पीयर एडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ पीयर। अगर आपने पीयर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर एक पीयर दरकार होता है, यानी कि आपको एक साथी चाहिए होता है जो क्या कर सके, जो कि रीड एंड एडिट कर सके अ पीस ऑफ राइटिंग को। तो पीयर जो होता है वो करता क्या है, जो साथी होता है ये एक टीचर के लिए उसका कोलीग हो सकता है और एक स्टूडेंट के लिए उसका क्लास फेलो हो सकता है। और वो करता क्या है, हाईलाइटिंग एरर्स, जो कि एरर्स को हाईलाइट करता है और वेज टू इम्प्रूव इट, जो यहाँ इसके लिए वो कुछ तरीके बताता है आप उस राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। पीयर्स कैन सजेस्ट द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो पीयर्स कर क्या सकते हैं, पीयर सजेस्ट कर सकते हैं स्पेलिंग्स की गलतियों को दुरुस्त करना और एडिंग पंक्चुएशन। अगर आपने लाइनों के अंदर कहीं पे पंक्चुएशन नहीं की, लाइन ख़त्म हो रही है, फुल स्टॉप नहीं लगाया, सवालिया जुमला था, आपने आखिर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं यूज़ किया, तो जो पीयर्स हैं ये आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। मार्क्स कैन आल्सो बी डिस्कस्ड बाय पीयर्स। तो एंड ग्रामर मिस्टेक्स कैन आल्सो बी करेक्टेड। अगर ग्रामर की कहीं पे मिस्टेक है, एप्पल्स का वर्ड यूज़ हुआ था और अगर उसके नेक्स्ट में हमारा इज़ यूज़ हुआ है उसके साथ, तो जो पीयर्स हैं वो करेक्ट कर सकते हैं कि जो प्लूरल होता है उसके साथ आर लगेगा। ये छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपके सामने पेश की। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था जो कि यूनिट नंबर 3 को सॉल्व करते हुए आया था और हमने अभी इसको देखा। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद उम्मीद है पीयर एडिटिंग का जो प्रोसेस है और पीयर इसके अंदर क्या चीज़ें कर सकता है ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फीडबैक या समरी की तरफ। तो हमने क्या सीखा उसका लबे लबाब या इन अ नटशेल, राइटिंग इज़ अ प्रोसेस विच एनकरेजेस क्रिएटिविटी। राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएटिविटी यानी कि तख्लीकी जो काम होता है उसकी हौसला अफजाई करता है। टीचर्स कैन फैसिलिटेट लर्नर्स राइटिंग एंड हेल्प देम टू इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस। तो टीचर्स जो है पूरा जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जो लर्नर्स होते हैं उनको गाइडेंस, रहनुमाई भी देते हैं और उनकी सपोर्ट भी करते हैं। तो थ्रू कोलैबोरेशन एंड पीयर सपोर्ट, जब बच्चों को लर्नर्स को कोलैबोरेशन मिलती है, पीयर सपोर्ट मिलती है, लर्नर्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट। लर्नर्स के अंदर एतमाद आ जाता है कि वो अपने माइंड के अंदर जो तसव्वुरात हैं उनको वो लिखते हुए सामने पेश करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्करेजमेंट। तो एज दे फील एनकरेज्ड बाय देयर फ्रेंड्स, जब उनकी हौसला अफजाई होती है उनके फ्रेंड्स की तरफ से, उनके पीयर्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से, तो बच्चे जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो राइटिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर वो पुरएतमाद होकर हिस्सा लेते हैं। रीडिंग आ स्टूडेंट्स राइटिंग अलाउड आल्सो मोटिवेट्स देम टू इम्प्रूव देयर आइडियाज़ एंड राइटिंग स्किल्स। तो बच्चे जब भी अपना कोई तख्लीकी काम पेश करते हैं, टास्क को मुकम्मल करते हैं, तो जब हम उसको लाउडली रीड करते हैं तो ये चीज़ भी बच्चों के आइडियाज़ को जो है बेहतर करती है, उनकी स्किल्स को बेहतर बनाती है। तो मैंने जल्दी से एक रिव्यू यूनिट नंबर 3 का आपके सामने पेश किया, पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें। और अब काफ़ी देर जो है वॉइस ओवर के बाद आई वाना एंड दिस ओवरव्यू। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर टैप कर दीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।